इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट EMI। क्या कभी ये सोचा कि हर चीज़ EMI पर आज क्यों अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है? या ये दुनिया हमारे लिए बड़ी अच्छी हो गई है, बड़ी खूबसूरत हो गई है कि जो चीज़ हम कल तक नहीं खरीद पाते थे आज हम खरीद पा रहे हैं। एक एक पैसा, एक एक रुपया जोड़कर हम लोग सामान ख़रीदा करते थे। हमारी अर्लियर जनरेशन सामान ख़रीदा करती थी, लेकिन आज हम बग़ैर पैसा अपने पास रखे हुए भी EMI के दम पर बड़ी से बड़ी चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। लेकिन इस EMI के पीछे कुछ और खेल भी है। तो आज के वीडियो में देखते हैं पर्दे के पीछे का EMI का खेल। तो इस EMI और ये जो अर्ली फाइनेंसिंग है कि पहले आप सामान ख़रीद लीजिए बाद में ख़र्च कर लीजिएगा, इसके पीछे 3 मेजर पार्टीज़ हैं। एक बैंक, दूसरा रिटेलर और तीसरा आप खुद, आप और मैं, हम सब मिलकर। बैंक को मैंने यहाँ पर रिटेलर से भी पहले रखा है क्योंकि यह सारा बिज़नेस सिस्टम में इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि बैंक्स हैं। अगर बैंक्स नहीं होते तो ये EMI का सिस्टम चल नहीं पाता। रिटेलर्स अपनी दम पर इस सिस्टम को इस हद तक नहीं चला पाते जैसे आज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक का इसमें क्या रोल है। जब बैंक एक लोन ग्रांट करता है किसी भी कंज्यूमर को कुछ भी करने के लिए, गाड़ी ख़रीदना है, घर ख़रीदना है, टीवी ख़रीदना है, उसने एक लोन जब वो देता है उस कंज्यूमर को, तो उस बैंक की एक कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इनकम फिक्स हो जाती है अगले कई साल के लिए। तो बैंक का इसमें ये बेनिफिट है, बैंक का ये फ़ायदा होता है कि उसमें उसकी कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इनकम होती है, प्लस उसमें वो कई तरह के प्रोसेसिंग चार्जेस और भी दूसरी तरह के चार्जेस लगाता है जो एक्चुअली डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज्ड होते हैं, पर आप उसको पढ़ने की गलती नहीं करते, आप नहीं पढ़ते उसको, तो वो चार्जेस बाद में भी आपके ऊपर लगते हैं। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेजर बैंक्स तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ फाइनेंसिंग कंपनीज़ नो कॉस्ट EMI पर भी दे देती हैं कि साहब आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, जितने का प्रोडक्ट है आप उतना ही पैसा वापस कर दीजिए। लेकिन वो प्रोडक्ट के दाम ही पहले बढ़ा दिए जाते हैं। वो बैंक और रिटेलर के बीच में, सेलर के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका होता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको बगैर कॉस्ट के कुछ मिल गया। आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हैं और बेनिफिट उस बैंक का, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप परचेजिंग करते हैं तो आप और भी ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीदने जाते हैं तो अगर आपका 100 रुपये का सामान है तो आप 150 का ख़रीद लेते हैं। अगर आप 1000 का सामान ख़रीदने जा रहे हैं तो आप 1500 का ख़रीद लेते हैं, क्योंकि पॉकेट से आपके पैसा नहीं जा रहा होता है। वो पैसा कभी बाद में जाना, उसको आप EMI के थ्रू दे देंगे। और बाई चांस अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम से नहीं लौटा पाए तो जो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट लगता है, इट कैन गो इवन अप टू 30%, 40% और कितना चला जाता है पता नहीं, तो उस आप इंटरेस्ट के जाल में फंस जाते हैं। खैर, ये तो आपके फंसने की बात रही, लेकिन बैंक की या जो फाइनेंसर है उसकी इसमें एक अच्छी इनकम होती है और एक रेगुलर, एक स्टैंडर्ड लोन वो फाइनेंसर का या बैंक का रहता है। तो ये EMI का जो सारा खेल बड़ा है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इनकम पर थ्राइव करते हैं। वो उनकी रोज़ी रोटी इस इनकम से चलती है। तो एक बेनिफिशियरी इसमें तो बैंक्स हो गए और फाइनेंसर्स हो गए। दूसरा सेक्शन इसमें आता है बिजनेसमैन का और रिटेलर का। अब रिटेलर का कोई सामान अगर वो खाली कैश बेचेगा तो अगर उसके खाली 10 पीस बिकेंगे, तो अगर वो उसको EMI पर बेचता है तो 10 की जगह उसकी सेल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी EMI पर आसानी से ले सकता है। सेल बूस्ट हो जाती है क्योंकि 10 लोग एक सामान ख़रीद रहे हैं और अगर उसने EMI पर देना शुरू किया तो हो सकता है 50 लोग ख़रीद लें, तो उसकी रिटेलर का भी बेनिफिट होता है, उसकी सेल बढ़ जाती है क्योंकि वो EMI पर बेच रहा है। अब प्रीमियम प्रोडक्ट को वो बेच पाता है, क्योंकि अगर आपके पास कैपेसिटी है, एक लैपटॉप को आप ख़रीदने गए, आपके पास 40,000 35,000 का लैपटॉप ख़रीदने की कैपेसिटी है, तो वो आपको 50-60 हज़ार का लैपटॉप दिखाएगा और कहेगा इसकी EMI में तो सिर्फ थोड़ा ही फ़र्क है, इसकी EMI 4000 है, इसकी EMI 5000 है, तो कितना फ़र्क है, आप 1000 का महीना क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मच बेटर प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है आप उस प्रीमियम प्रोडक्ट को ख़रीद लेंगे, आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उनकी सेल क्वांटिटी वाइज भी बढ़ती है और क्वालिटी वाइज भी बढ़ती है। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम में आपको अक्सर कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, कुछ कैशबैक दे दिया जाता है, कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग में कुछ कूपन दे दिए जाते हैं। प्लीज़ नो कि ये जितना भी चीज़ें आपको दी जाती हैं इन सब की कॉस्ट
आप ही बियर करते हैं और कोई नहीं बियर करता। वो आपके कॉस्ट में सारा कुछ इनबिल्ट होता है और तब वो आपको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको फ्री बीज दे रहा है तो वो अपने पॉकेट से दे रहा है, ऐसा नहीं है, वो आपके ही पॉकेट से देता है। तो बैंक भी इसमें बेनिफिट पर रहते हैं। इस पूरा जो सिस्टम है कि हम पहले परचेजिंग कर लें और बाद में ईएमआई के थ्रू पेमेंट करें, बैंक के अपने बेनिफिट्स हैं, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इस पर बेस्ड है, रिटेलर के अपने बेनिफिट्स है, रिटेलर का बिजनेस उस पर बेस्ड है। और इस पर तीसरी पार्टी जो उसका ट्रायंगल का तीसरा पार्ट होता है वो है आप और हम। अब अभी तक जो मैंने बोला वो थोड़ा शायद आपको नेगेटिव लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईएमआई या इस तरह की परचेजिंग में आपका सिर्फ नुकसान ही है, आपका फ़ायदा भी है। जाहिर सी बात है, आप एक अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाते हैं। आप जिस प्रोडक्ट को आप नहीं ख़रीद सकते, जिस प्रीमियम प्रोडक्ट को, क्योंकि वो ईएमआई पर अवेलेबल है तो आप उसको ख़रीद पाते हैं। अक्सर आपको बड़े सामान, बड़ी चीज़ें जो ख़रीदनी होती हैं, जैसे कि आपको अगर एक मकान ख़रीदना है और उसमें आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, आपके पास इतना कैश नहीं होता, तो जाहिर सी बात है आप किसी फाइनेंसर के पास, किसी बैंक के पास जाते हैं और उससे लोन लेकर के उस काम को करते हैं। तो इसके थ्रू आपके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जब आपके ये बेनिफिट्स होते हैं तो इसके साथ कुछ नुकसान भी इसमें अटैच होते हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। एक नुकसान है ओवर लेवरेजिंग, जिसको कहते हैं कि खर्चा आंधी और कमाई माचिस। कमाई है नहीं और आप खर्च बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक तरह का अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे आप शराब पीते हैं, आप थोड़ी शराब पीते हैं तो आपको मज़ा आता है, लेकिन फिर जब आप उससे ज़्यादा पीते हैं तब वो आपको किक करती है और तब आप अपने सेंसेस से बाहर निकल जाते हैं। तो वो पॉइंट, शराब का वो पॉइंट जब आप अपने सेंसेस से बाहर निकल जाते हैं, वही पॉइंट इस ईएमआई परचेजिंग में भी होता है। उस क्रेडिट कार्ड को लेकर या उस ईएमआई के प्रपोजल को लेकर कब आप अपनी कंट्रोल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बाहर निकल जाते हैं, इसका आपको पता भी नहीं चलता। और शराब पी करके तो आप कुछ घंटों के लिए ही इफ़ेक्ट होते हैं और मोस्टली आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन अगर आप इसके चक्कर में फंस गए तो आप महीनों नहीं सालों के लिए फंस जाते हैं और फिर आप एक ट्रैप में चले जाते हैं। इसलिए आपकी नीड कब ग्रीड में कन्वर्ट हो जाए, वो लाइनिंग इसमें बड़ी ही हेयर लाइन होती है, उसको आइडेंटिफाई करना इज़ अ टफ़ जॉब। वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते और इसी का फ़ायदा रिटेलर भी उठाता है, इसी का फ़ायदा बैंकर भी उठाता है, क्योंकि आप उस हेयर लाइन को कब क्रॉस कर गए, कब आपकी नीड आपकी ग्रीड में कन्वर्ट हो गई, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिटेलर का अपना प्रॉफिट बन रहा है, बैंकर का अपना प्रॉफिट बन रहा है, पे कर रहे हैं आप। जब तक आप अपनी नीड के लिए उस सामान को ख़रीद रहे थे, चाहे आप कैश देकर ख़रीद रहे हो या आप ईएमआई पर ख़रीद रहे हो, दोनों ही केसेस में, तब तक तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आप अपनी ग्रीड के लिए ख़रीदने लग गए, फिर दिक्कत हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए ख़रीदने लग गए, तब दिक्कत हो जाती है। एक और नुकसान इसका ये होता है कि जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, नीड कब ग्रीड में बदल जाए आपको पता नहीं लगता, और जब आप ज़्यादा ख़रीद लेते हैं तब फिर आप फाइनेंशियल बर्डन में आ जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप मेडिकली बीमार हो जाएं, आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप किसी अनएथिकल प्रैक्टिस में पड़ जाएं टू अर्न मोर मनी, क्योंकि अब आप ज़्यादातर पैसा आपका ईएमआई में जा रहा है, आपके पास कुछ फंड्स नहीं हैं, आपको और ख़र्चे की ज़रूरत पड़ी तो अब आपको लोन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ईएमआई ही आपकी सैलरी का 60-70% हो गई है। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप किसी गलत काम में पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आप 20-30% की सैलरी से या अपनी इनकम से अपनी ज़रूरतें सारी पूरी कर लें, कई इमरजेंसी आ सकती हैं। तो ये इसमें बड़ा एक थ्रेट है कि आपकी नीड आपकी ग्रीड में कब कन्वर्ट हो जाए ये नहीं पता चलेगा, और बैंकर और रिटेलर वो दोनों इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि वो आपको ग्रीड के पार्ट में ले आएँ, क्योंकि तभी आप ज़्यादा ख़रीदेंगे और तभी इन दोनों पार्टीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर ये इसके प्लसेस एंड माइनस हैं, तो अगर प्लस देखें तो बहुत है, बैंकर्स को फ़ायदा है, रिटेलर्स को फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है, लेकिन मुझे नुकसान भी है, और कब हम नुकसान के पाले में चले जाते हैं ये हमको पता नहीं चलता, ये बड़ा नुकसान है। तो चलिए कुछ सजेशन देते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी नीड को ग्रीड में कन्वर्ट होने से बचाएं।
मैं कम्प्लीटली डेट से के थ्रू, उधार के थ्रू ख़रीदने के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बने। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि आप एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करें। अगर आपके पास आज पैसा आया है तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप सेविंग्स में डालें, जमा करें कहीं, और अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड को तैयार रखें कि अगर कल को कोई बात आ गई और आपको कहीं से फ़ंड्स नहीं अरेंज हो पा रहे हैं तो आपके पास अपने फ़ंड्स हों उस चीज़ पर खर्च करने के लिए, आपको किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। दूसरी बात ये कि जब आप सामान को ख़रीदने जाएं और आपके पास ईएमआई का ऑफ़र आ जाए कि साहब आप ले लीजिए और बैंक आपको लोन देने को तैयार है, रिटेलर आपको ईएमआई पर देने को तैयार है, तो एक 30-10 रूल का ध्यान रखें। 30-10 रूल ये है कि आप ये देखें कि आप उस प्रोडक्ट का कम से कम 30% डाउन पेमेंट तो करें ही करें। अगर आप 1 लाख की चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो आपके पॉकेट में आज के दिन कम से कम इतना पैसा हो कि आप 30,000 40,000 रुपीज़ कैश पे कर दें। बाकी का पैसा आप उधार पर ले लें, लेकिन उतना पैसा आपके पास कैश देने के लिए होना चाहिए जिससे आप उसके ट्रैप में न जाने पाएँ। दूसरा ट्रैप से बचने का रास्ता ये है कि आपका जितना भी पेमेंट है ईएमआई का, वो आपकी टोटल मंथली इनकम का 10% क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हो गया ये 30-10 रूल। 30% आप डाउन पेमेंट कर दें, जो भी उसका प्राइस है, कम से कम 30 से जितना ज़्यादा कर दें उतना अच्छा है। और उसके बाद आप ये देखें कि जो भी आपकी ईएमआई जा रही है वो उस टोटल प्राइस का, टोटल आपकी मंथली इनकम के 10% को क्रॉस ना करने पाए, सारी ईएमआई मिला करके। अगर वो क्रॉस कर रही है तो आप उस प्रोडक्ट को कैश लें, और अगर कैश नहीं ले सकते तो फिर आप अपने उस एन्जॉयमेंट को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें, आप उस प्रोडक्ट को ना लें। सेकेंड थिंग, आप ये समझें और आप ये जानें कि जब आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रहे हैं तो रिटेलर और फाइनेंसर ये दोनों आपके सपोर्टर नहीं हैं। इन दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। और बिज़नेस में हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, और वो अगर अपना प्रॉफिट देख रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो इसीलिए इस्टेब्लिश हैं। आपको देखना है कि आपका फ़ायदा किस में है। आप अपना फ़ायदा देखें और लालच के केस में ना पड़ जाएं कि ये फ्रीबीज़ है, मैं ये ले लूँ, ये मुझे ज़्यादा लोन मिल पा रहा है तो मैं ये ले लूँ। 30-10 रूल को हमेशा ध्यान रखें इस तरह की परचेजिंग में। तो अगर आप इस रूल को ध्यान रखेंगे तो आप इस डेट ट्रैप से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करूँगा 3 वर्ड्स के साथ जो आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना चाहिए: पेशेंस, धैर्य, सब्र। अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आप इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारे वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर कोई वैल्यू एडिशन हो तो आप दें जिसको कि आगे के वीडियोस में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। थैंक यू।